हेलो बच्चों। तो सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, आज सेल साइकिल सेल डिवीजन का सेकंड लेक्चर होगा। बहुत खतरनाक लेक्चर होगा। एकदम बेसिक से उठाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी बूस्टर भी डिस्कस होगा। और लास्ट चैप्टर में कुछ डीपीपीस रह गई थी, उनके वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना के दे दिए हैं। हो सकता है आज या कल में लग जाए। और सेल यूनिट ऑफ लाइफ का एक चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स है, वो भी आपको आज या कल में मिल जाएगा। ठीक। अब प्रैक्टिस शीट थी जो मैंने कहा था 200 प्लस क्वेश्चन की है, वो भी हम आपकी कल अपलोड करवा देंगे। तो आज और कल में ये सारे के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, आज की क्लास बहुत बेसिक से उठाई जाएगी और आज की क्लास जानबूझकर मैं काफी स्लो लूंगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ के पढ़ाऊंगा आपको, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो। लास्ट लेक्चर का मैंने रिवीजन लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दिया था। बस एक ही सपोर्ट आपसे चाहिए, पूरा फोकस करके बैठना, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से बैठना, एकदम सीरियस होके बैठना। ठीक है, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। स्लो पॉइजन है, एक एक डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे और एनसीईआरटी की एक एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। सभी जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाफट। सभी लोग यस सर लिख दीजिए ताकि हम पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। फटाफट एकदम मस्त होके बैठना, पूरा का पूरा तबाही क्लास होने वाली है आज। लिख दीजिए जल्दी से, यस सर लिख दीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें। हमारे सम्मान में यस सर लिख दीजिए, हमारा सम्मान भी बने रहना जरूरी है। आई एम 37 ईयर ओल्ड योर अंकल। चलिए, तो हमारे सम्मान में यस सर आ गया है। सर क्या हेडिंग डालें? अब बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर बेसिक लेक्चर लिया था। ठीक, आ जाओ। तो काफी सारी चीज लास्ट लेक्चर की मैं अभी रिपीट भी करूंगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सेल साइकिल। अगर कोई आपसे पूछता है कि सेल साइकिल क्या है, तो आप उसको सेल साइकिल के अंदर बताएंगे कि सेल साइकिल के अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, सेल साइकिल के अंदर आपके दो चीजें हैं। एक को बोलते हैं इंटरफेस, एक को बोलते हैं इंटरफेस और दूसरे को बोलते हैं एम फेस। एम फेस का मतलब है माइटोसिस, जिसको मैं बोल रहा हूं डिवाइडिंग फेस। अब ध्यान से समझना बच्चों, मेरे पास इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं। ठीक है बच्चों, मेरे पास 1 रुपया है। ठीक, मेरे पास कितना रुपया है? 1 रुपीज है। अब मान लो मेरे दो बच्चे हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। मोहन और सोहन रात को मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पापा अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए, मोहन को भी 1 रुपया दीजिए और सोहन को भी 1 रुपया दीजिए। तो पापा ने कहा कि मेरे पास तो 1 ही रुपया है, मैं तो 0.5 मोहन को दे सकता हूं और 0.5 सोहन को दे सकता हूं। बट मोहन और सोहन ने कहा नहीं पापा, हमको भी 1 रुपया मांगता है और सोहन को भी 1 रुपया मांगता है। तो इस केस में पापा को अपने पैसे डबल करने पड़ेंगे। ठीक, पापा को अपने पैसे डबल करने पड़ेंगे। मतलब मुझे 1 रुपया से पहले 2 रुपया करना पड़ेगा। पहले मुझे 1 रुपया से 2 रुपया करना पड़ेगा। तो जब मेरे पास 2 रुपए हो जाएंगे तो मैं 1 रुपये मोहन को दूंगा और 1 रुपया सोहन को दूंगा। बिल्कुल सही। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करने के लिए आती है, एक सेल मेरे पास आई, मैंने बोला हे सेल, हां आपके न्यूक्लियस में कितने डीएनए हैं?
उसने कहा एक डीएनए है। मैंने कहा आपका डिवाइड करने का, आप क्या डिवाइड करना चाहती हैं? बोला हां, मैं डिवाइड करके 2 सेल बनाना चाहती हूं। एक सेल का नाम है मोहन और एक सेल का नाम है सोहन। तो मैंने कहा अगर सेल के अंदर एक डीएनए है तो आपसे जो 2 सेल बनेंगी उन दोनों सेल में एक एक डीएनए जाना चाहिए। अब सेल कंफ्यूज हो गई, बोलती है मेरे पास तो एक ही डीएनए है, अगर मैं डिवाइड करके 2 सेल बनाऊंगी तो भाई 0.5 डीएनए इसमें जाएगा, 0.5 डीएनए इसमें जाएगा। हमने कहा नहीं, हमें तो उसमें भी एक डीएनए डालना है और इसमें भी एक डीएनए डालना है। तो सेल परेशान हो गई, बोलती है मैं परेशान, मैं परेशान, मैं परेशान। तो ये सेल तब तक डिवाइड नहीं कर सकती जब तक ये अपने कंटेंट को फिल अप द ब्लैंक, जब तक ये अपने कंटेंट को क्या नहीं करेगी। ये सेल तब तक डिवाइड नहीं कर सकती जब तक ये अपने डीएनए को, अपने कंटेंट को क्या नहीं करेगी। लिख के बताइए, क्या नहीं करेगी। ये सेल जिसके पास एक डीएनए है ये तब तक डिवाइड नहीं कर सकती जब तक ये अपने कंटेंट को डबल नहीं करती। बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक लेक्चर लेने वाला हूं आज, बता रहा हूं। बहुत खतरनाक लेक्चर लूंगा, बहुत खतरनाक, रूह कांप जाएगी, बहुत खतरनाक लूंगा। तो एक सेल तब तक डिवाइड नहीं कर सकती जब तक वो अपने कंटेंट को डबल नहीं करती। इसका मतलब इंटरफेस में सेल अपने कंटेंट को डबल करती है, अपने कंटेंट को डबल करती है। मतलब अपने डीएनए को डबल करेगी, अपने डीएनए को डबल करेगी, अपने सेल ऑर्गेनेल को डबल करेगी। इसका मतलब इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती। जब अपने कंटेंट डबल कर लेगी तब जाकर सेल डिवाइड करेगी, तब जाकर सेल डिवाइड करेगी। तो इंटरफेस में अपने रुपये को डबल करना है, एक डीएनए से 2 डीएनए करना है। जब 2 डीएनए हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल का नंबर डबल हो जाएगा तो बंटवारा अच्छे से होगा। तो जब 2 बच्चे पैदा होंगे, मोहन और सोहन, जब 2 सेल प्रोड्यूस होंगी तो दोनों में सेल का कंटेंट इक्वली जाएगा। इंटरफेस प्लस एम फेस इज इक्वल टू सेल साइकिल। ये मैंने आपको एक देसी भाषा में हल्का सा एक छोटी सी चीज समझाई। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। धीरे धीरे नशा बढ़ेगा, धीरे धीरे। अब एनसीईआरटी पे लेके आऊंगा। यहां तक आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। अपने पैसे को डबल करती है, अपने कंटेंट को डबल करती है, ताकि मोहन और सोहन 2 सेल्स जब बनेंगी तो उनको दिक्कत ना हो, प्रॉपर्टी बराबर बराबर जाए। चलिए, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पे आराम से डायग्राम बनाना। यहां पर 6 सेल बनेंगी, 6 सेल बनाऊंगा मैं, तो धीरे धीरे डायग्राम बनाना, लिखने का समय दूंगा, ठीक है? धीरे धीरे डायग्राम बनाना। तो क्या हेडिंग डालें? हेडिंग डाल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल। पूरी एनसीईआरटी लगाऊंगा आज, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल। सबसे पहले एक सेल बना दे। ये लो सर,
हमने एक सेल बना दी, बिल्कुल सही। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी बना दे। ये लो सर, हमने इसके अंदर आपका न्यूक्लियस भी बना दिया, हमने इसमें आपका न्यूक्लियस भी बना दिया, बिल्कुल सही। अब मैंने इससे पूछा, हे सेल अपना नाम बताओ ना, तो बोलती है मैं एक पेरेंट सेल हूं। मैंने कहा ठीक है, आपके अंदर क्या है? बोल रही है मेरे अंदर क्रोमोसोम है। तो मैंने इससे पूछा कि आपके अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? तो इसने कहा बच्चों से पूछ लो। तो मैंने बच्चों से कहा बच्चों कितने क्रोमोसोम हैं? तो बच्चों ने कहा एक क्रोमोसोम है। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ इसके अंदर कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं? मैंने बच्चों से पूछा बच्चों बताओ इसके अंदर आपके कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं? मैंने बच्चों से पूछा बच्चों बताओ इसके अंदर कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं? तो बच्चों ने कहा इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब ये तो न्यूक्लियस का कंटेंट हुआ। साइटोप्लाज्म में मैंने इससे ऐसे ही बात कर ली। मैंने कहा कितने सेल ऑर्गेनेल हैं? तो इसने कहा मेरे अंदर 10 सेल ऑर्गेनेल हैं। मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर 10 सेल ऑर्गेनेल हैं। मैंने इस सेल से पूछा आप क्या करने आई हो? कहती है मैं डिवाइड करने आई हूं। मैंने कहा आप तब तक डिवाइड नहीं कर सकते जब तक आप अपने कंटेंट को डबल नहीं करते, जब तक आप न्यूक्लियस के कंटेंट को डबल नहीं करते, जब तक आप सेल ऑर्गेनेल के नंबर को 10 से 20 नहीं करते, डीएनए को 1 से 2 नहीं करते। आप अपनी प्रॉपर्टी को डबल करिए, आप अपनी प्रॉपर्टी को डबल करिए। तो बोला ठीक है प्रॉपर्टी को डबल करवाइए। तो मैंने इस पेरेंट सेल को भेज दिया। मैंने कहा हे पेरेंट सेल, हां अब आप एक काम करिए। बोला क्या करिए? मैंने इस पेरेंट सेल को कहा कि आप एक फेज में एंटर करिए। तो इसने बोला कि भाई कौन से फेज में एंटर करूं? मिट जा, हाँ मिट गया। तो मैंने इससे पूछा आप कौन से फेस में एंटर करेंगे? तो इसने कहा इंटरफेस में एंटर करेंगे, कंटेंट को डबल करेंगे। इंटरफेस की शुरुआत होती है जीवन से। तो ये पेरेंट सेल आई जीवन के अंदर। अब जीवन के अंदर सेल ऑर्गेनेल का नंबर 10 से हो गया 17। इसका मतलब मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो गई। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो गई। तो 10 सेल ऑर्गेनेल थे, 10 से 17 हो गए। मैंने कहा क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम 1 है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हैं? 1 है। और फेस का नाम क्या है? फेस का नाम है जीवन। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो यस लिखिए। इंटरफेस की शुरुआत जीवन से होती है। ये मत लिखो कि ये हम पढ़ चुके हैं। अरे दीवाने, जब तेरे 16 17 15 साल की तेरी उम्र है, जब तेरे को ये पता है हम पढ़ चुके हैं, तो जिसने पढ़ाया है उसको नहीं पता होगा? एक लेक्चर को तैयार करने में मैं 4 से 5 घंटे लगाता हूं। तो जब मैं 4 से 5 घंटे लगाया हूंगा तो मुझे नहीं पता होगा क्या पढ़ चुके हैं। अरे हर चीज का एक तरीका होता है। शांत बैठ, ठीक है? अभी देखना कहानी कैसे घूमेगी, कैसे घूमेगी। देखना कैसे सिंपल करके बताऊंगा। ये है जीवन, ठीक।
इस तरीके से थोड़ी ना बताया था 10 से 17, रोहन सोहन, इस तरीके से पापा की प्रॉपर्टी जायदाद है, बेदखल कर देंगे पापा तेरे को तेरी जायदाद से अगर इस तरीके से बात करेगा। ठीक, सेल ऑर्गेनेल का नंबर 10 से 17 हो गया, 10 से 17 हो गया। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का नंबर, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हुई तो 10 से 17 हो गया। क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं है, डीएनए में कोई चेंज नहीं है। अब मैंने इस सेल से कहा कि अब आप G1 से S में आ जाओ, अब आप G1 से S में आ जाओ। तो अब ये सेल देखिएगा, G1 से S में जाएगी तो क्या चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। जब G1 से S में जाएगी तो आपका क्या चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। अब जब G1 से S में आई, जब तुम G1 से S में आई तो क्या चेंज हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। पहले तो मैं ये डीएनए बना लेता हूं, ये एक क्रोमोसोम था, बिल्कुल था। इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, बिल्कुल था। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए की सिंथेसिस हो गई, डीएनए की सिंथेसिस हो गई। इसको कपड़े पहना देते हैं, ये देखिए, ये और ये डीएनए की सिंथेसिस हो गई। तो यहां पर 17 से 18 हो गया, क्योंकि यहां आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ। मान लीजिए कुछ ऑर्गेनेल की सिंथेसिस यहां हुई, यहां सेंट्रियोल का नंबर डबल हुआ, सेंट्रियोल का नंबर डबल हुआ, तो 10 से 17 हुए, 17 से मान लो 18 हो गए। तो ये जो फेस है, इस फेस को आप बोलते हैं एस फेस। एस फेस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 1 है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हैं, 2 हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए 2 है, क्रोमोसोम का नंबर 1 है। यहां क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, यहां क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमैटिड है, और आगे क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड हैं। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। G1 से आ गया है S, G1 से आ गया है S। सेंट्रियोल का नंबर डुप्लीकेशन हुआ, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल यहां डुप्लीकेट हुए, कुछ यहां डुप्लीकेट हुए, तो अब 17 से हो गए हैं आपके 18। अब इससे कहा कि अब आप कहां जाएंगे, अब आप देखते जाना तुम किस लेवल पे लेके जाऊंगा, देखते जाना, ठीक है। उसके बाद इस पेरेंट सेल ने कहा कि अब हमें जाना है G2 में। मैंने कहा अच्छा, अब आप G2 में जाएंगे, अब आप G2 में जाएंगे, बोला हां, अब हम G2 में जाएंगे। तो जब G2 में गए तो G2 में क्या हुआ, G2 में यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी की सिंथेसिस हुई। तो सारे सेल ऑर्गेनेल G2 तक पहुंचते पहुंचते डबल हो गए, सारे ऑर्गेनेल G2 तक पहुंचते पहुंचते डबल हो गए। तू मेरे पास आई थी, तेरे पास सेल ऑर्गेनेल 10 थे, लेकिन G2 तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए के 20 रुपए हो गए, 10 रुपए के 20 रुपए हो गए। जब तू आई थी तो तेरे पास 10 रुपए थे, फिर तेरे 17 हुए, फिर 18 हुए, आज तेरे पास 20 रुपए हो गए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। बिल्कुल सही है। और ये एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहा, एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहा। तो भैया क्रोमोसोम कितने हैं, 1 हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हैं, 2 हैं।
एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड कितने हैं? 2 हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो चीज आपको दिखी है इसको बोलते हैं इंटरफेस। इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो ये है आपका इंटरफेस। इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती, अपने कंटेंट को डबल करती है। फील हुआ तो यस लिख दीजिए। फील हुआ तो यस लिख दीजिए। फील हुआ तो यस लिख दीजिए। ये है इंटरफेस। ये है इंटरफेस। तो अब आप देखते जाइएगा। अब आप देखते जाइएगा। ध्यान से देखते जाइएगा। जल्दी से यस लिख दीजिए। एकदम हमारे सम्मान में एक रफ्तार में यस सर आना चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है। अब ये सेल डिवाइड करेगी। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके, जब ये सेल आपकी डिवाइड करेगी तो डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी। तो अब जो आपका आएगा, ये डिवाइड करेगी, मतलब अब जो फेज आएगा वो आएगा एम फेज। अब इससे 2 सेल बनेंगी, इससे आपकी 2 सेल बनेंगी। तो अब आप देखिए, ये है आपकी पहली सेल और ये है आपकी दूसरी सेल। ठीक है, ये है आपकी पहली सेल और ये है आपकी दूसरी सेल। तो अब जो फेस आया बच्चों, उस फेस को बोलते हैं एम फेस। एम फेस में सेल डिवाइड करती है, मतलब डिवाइडिंग फेस आपका आया एम फेस। अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी बराबर बराबर बटेगी। 2 डीएनए थे तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, ये ये देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। इसको क्यों नहीं देखते, ये देख लीजिए। ये है एम फेस। अगर मैं एम फेस की बात करूं तो हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर 1 है और डीएनए का अमाउंट 1 है। तो ये जो 2 बच्चे बने हैं, इन 2 बच्चों को बोलते हैं डॉटर सेल। इन्हें कहते हैं डॉटर सेल। तो बच्चों अब आप एक काम करिएगा, अब आप एक काम करिएगा। पेरेंट में एक क्रोमोसोम था, हर डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम है। पेरेंट में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, हर डॉटर सेल में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। पेरेंट और डॉटर ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। पेरेंट और डॉटर ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। तो ये पेरेंट सेल डॉटर सेल के ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम। अगर इंटरफेस ना होता तो कंटेंट डबल नहीं होता। कंटेंट डबल नहीं होता तो आपको नहीं लगता सेम सेम, आपको नहीं लगता सेम सेम। ऐसा लगा जैसे सेम सेम, अरे ऐसा लगा जैसे सेम सेम, तो ऐसा लगा जैसे सेम सेम। तो ऐसा तभी लगा जब इंटरफेस है, कंटेंट डबल है। तो सेल डिवीजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। एम फेस में हुआ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से पहले कंटेंट को डबल करते हैं। अगर एकदम फील हुआ कॉन्सेप्ट तो आप यस लिख दीजिए। एकदम कॉन्सेप्ट फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए। बहुत खतरनाक दूंगा आज, बहुत खतरनाक मिलेगा आज, बहुत खतरनाक मिलेगा आज। तुम देखते जाना। अभी तो टीजर है, अभी तो टीजर है।
ऐसा लगा जैसे सेम सेम। अरे दीवाने, जल्दी से यस लिख। एकदम सीरियस बैठना, बिल्कुल सीरियस बैठना। लास्ट के 5 मिनट में हम पढ़ाई रोक के पूरा हंसेंगे, आराम से हंसेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल सीरियस बैठना, ठीक है? बहुत सीरियस बैठना, एकदम लेके चलना है बहुत तरीके से। आज की क्लास जिम्मेदारी है। चलिए, ये आपको समझ में आया। तो अब हम सेल साइकिल की डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है? अब हम सेल साइकिल की क्या बनाएंगे? डेफिनेशन बनाएंगे, देखेंगे। चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि सेल साइकिल में क्या क्या हुआ, सेल साइकिल में क्या क्या हुआ। अब मैंने आपसे बोला कि सेल साइकिल में क्या क्या हुआ, तो आपने कहा कि सर सेल साइकिल में इंटरफेस था, ठीक है, और एम फेस था। अब मैंने आपसे बोला कि इंटरफेस में क्या हुआ। सर इंटरफेस में G1S और G2 था। इंटरफेस के अंदर G1 भी था, S भी था और G2 भी था, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा क्या सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई? मैंने आपसे बोला क्या इंटरफेस में सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई? मैंने आपसे पूछा क्या सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई? तो आपने कहा कि बिल्कुल सही, सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई। मैंने कहा कहां कहां पर हुई? तो आपने कहा G1 में भी हुई, S में सेंट्रियोल का हुआ और G2 में माइटोकॉन्ड्रिया और इसका हुआ। बिल्कुल सही है, सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई। मैंने पूछा कहां पर हुई? तो बच्चे ने कहा साइटोप्लाज्म में हुई। तो ये जो सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई है, इसी को बोलते हैं सेल ग्रोथ, इसी को बोलते हैं सेल ग्रोथ। तो क्या इंटरफेस में सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई? बिल्कुल हुई। क्या ये सेल ग्रोथ है? बिल्कुल है। और इंटरफेस में क्या हुआ? सर इंटरफेस में डीएनए की सिंथेसिस हुई, डीएनए की सिंथेसिस हुई, जिसको आप डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। मैंने कहा तीनों में हुई या किसी पर्टिकुलर स्टेज में हुई? तो बच्चे ने कहा कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में हुई। मैंने कहा वो पर्टिकुलर फेस कौन सा है? तो उस बच्चे ने कहा उस पर्टिकुलर फेस का नाम है एस। तो डीएनए की सिंथेसिस हुई है, बिल्कुल सही है। सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई है, बिल्कुल सही है। जिसको आप सेल ग्रोथ बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस हुई, जिसको आप सेल ग्रोथ बोले। तो सेल ऑर्गेनिल की सिंथेसिस G1 में भी हुई, S में भी हुई, G2 में भी हुई। इसका मतलब सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो भैया, और एम फेस में क्या होगा? एम फेस के अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। एम फेस में सेल डिवीजन होगा, जिसको आप माइटोसिस बोलते हो, जिसको आप माइटोसिस बोलते हो। तो सेल साइकिल के अंदर क्या क्या इवेंट हुए? सेल साइकिल के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन दूं और आपसे बोलूं कि सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट हुए, और पहला ऑप्शन दूं कि यहां पर ग्रोथ हुई, और ग्रोथ की जगह मैं लिख दूं कि साइटोप्लाज्म का कंटेंट
इंक्रीज हुआ, ये लिख दूं, या मैं कहूं डीएनए का रेप्लिकेशन लिखूं, या मैं कहूं सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन मतलब एम्फेज। और पांचवा लिखूं ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा? ये तीनों के तीनों तो इंटरफेस में जाएंगे। बताओ क्या आंसर जाएगा? आंसर बताइए क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन डी। पूरा फोकस करना, जिम्मेदारी है आज की क्लास। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्यों मैंने रिपीट किया? ये मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, लेकिन अब एक अलग तरीके से कराया, प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके कराया। पहले मैंने सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाया। सबसे पहले मैंने सेल साइकिल लिखा और बेसिक बात बताई। उसके बाद मैंने हल्का सा लेवल बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस तरीके से आपको समझाया, क्योंकि ये सारे वर्ड एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। जब हम रीड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने क्यों लिखाया। ठीक, तो अब हम बनाते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। और ये जितने भी इवेंट हैं, चाहे ग्रोथ हो, साइटोप्लाज्म हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, सेल डिवीजन हो, ये सारे के सारे इवेंट जीन्स के अंदर होते हैं। ठीक है, डीएनए की सबसे छोटा पार्ट को बोलते हैं जीन्स। मतलब ये सारे इवेंट, ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के जितने भी इवेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है जीन। उनको कंट्रोल्ड करता है जीन। जीन मतलब डीएनए का पार्ट, डीएनए का टुकड़ा, उनको कंट्रोल्ड करता है जीन। इसको किताब में लिखा है जेनेटिक कंट्रोल। सारे इवेंट को जीन कंट्रोल करता है, मतलब डीएनए कंट्रोल करता है, डीएनए का पार्ट कंट्रोल करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, जो एनसीईआरटी में है। डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। अब आप ध्यान से मेरी चीज को समझिएगा। जो डीएनए रेप्लिकेट किया था, उस रेप्लिकेट डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया दो डॉटर सेल में। द रेप्लिकेटेड डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन टू डॉटर सेल, इन टू डॉटर सेल, इन टू डॉटर सेल। तो आपने जो डीएनए रेप्लिकेट किया था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है दो डॉटर सेल के अंदर। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी? द सीक्वेंस ऑफ events, the sequence of events by which the sequence of event by which cell duplicate its genome। जीनोम से मतलब है डीएनए। अब मुझे बताइए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसके द्वारा, जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, यह लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? इंटरफेस को या एम फेस को? यह लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? नमक का कर्ज अदा करिए। यह लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? इंटरफेस को या फिर एम फेस को? इंटरफेस को या फिर एम फेस को? बताइए किसको रिप्रेजेंट करती है, इंटरफेस या एम फेस? ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इंटरफेस या एम फेस? लिख के बताइए।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंटरफेस, इंटरफेस। अबे डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं, एम फेस थोड़ी ना होगा, इंटरफेस होगा। मतलब ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इंटरफेस को। बिल्कुल सही। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्टिन्यूएशन में आइए, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल से मतलब है सेल ऑर्गेनेल। अब आप मुझे बताइए, सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो रही है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जहां सेल अपने जीनोम को डबल करे और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल को भी डुप्लीकेट करे, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल को भी डुप्लीकेट करे। तो बताइए ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरफेस या एम फेस? लिख के बताइए, फिर से बताइए, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डीएनए की सिंथेसिस हो गई, डीएनए की सिंथेसिस हो गई, मतलब बात न्यूक्लियस की हो रही है। और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, बताइए अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मतलब सेल ऑर्गेनेल के नंबर को भी डबल करना है। इसका मतलब ये वाली चीज भी इंटरफेस है, इंटरफेस है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। और यहां पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा साइटोप्लाज्म पर भी फोकस किया गया है। बिल्कुल सही। डुप्लीकेट करके क्या करोगे? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इज डीएनए एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड equally distribute in two daughter cell। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन टू डॉटर सेल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन टू डॉटर सेल, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बताइए? डबल करने के बाद उनको बराबर बराबर बांटना है दो डॉटर सेल के अंदर। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल सही, ये रिप्रेजेंट कर रही है एम फेस को। मतलब यहां सेल डिवीजन होगा, यहां सेल डिवीजन होगा बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब है कि यहां पर आपका प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा। आपका कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट छोड़िए, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट को मैं सिंपल कर देता हूं, अभी सिंपल कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब है यहां आपका कैरियोकाइनेसिस आएगा और दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस आएगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो न्यूक्लियस का कंटेंट बराबर बराबर जाएगा। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो डीएनए बराबर बराबर बटेगा, तभी तो डीएनए बराबर बराबर बटेगा। और साइटोकाइनेसिस से मतलब है सेल ऑर्गेनेल का बंटवारा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इस सेल का साइटोप्लाज्म आधा यहां गया, आधा यहां गया, तो 20 ऑर्गेनेल से 10 यहां गए और 10 यहां गए। तो बच्चों
साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ताकि आप सेल ऑर्गेनिल को बराबर बराबर बांट सकें, सेल ऑर्गेनिल को बराबर बराबर बांट सकें। बच्चों ये चीज एकदम क्लियर हुई तो यस लिखिए, ये चीज एकदम क्लियर हुई तो यस लिखिए। ये इंटरफेस, ये इंटरफेस, ये एम फेस एकदम बेसिक से क्लियर हुआ तो हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, क्योंकि हमारा सम्मान भी बने रहना जरूरी है, तभी तो मजा आएगा है ना। आई एम योर अंकल आई एम योर अंकल और योर बिग ब्रदर, जो भी आप कहना चाहें, ठीक। पहली क्लास वो बेसिक क्लास ली गई थी, अब एक अलग तरीके से क्लास है एकदम। आइए जरा आ जाइए, पूरा फोकस करना। अरे कुछ ज्यादा ही नीचे घुसा दिया, सर को मना किया ये मत डाला करो, इसको ऊपर कर देते, थोड़ा ऊपर आ जाता। चलिए कोई बात नहीं। चलो ये तो ऊपर ही है, आ जाइए। सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब डिवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन के टाइम, या मैं कहूं ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल को डिवाइड करना है तो उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन भी करना है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेस में। सेल की ग्रोथ भी होनी है। सेल की ग्रोथ को मैंने बोल दिया कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म डबल करना है। और ये आपका जीवन में कुछ होता है, एस में भी होता है और G2 में भी होता है। ऑल दीज प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन का मतलब, सेल डिवीजन का मतलब है एम फेस, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है एस फेस, और सेल ग्रोथ मैंने आपको बता दी। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये रैंडमली नहीं होते, ये कोऑर्डिनेशन में होते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिल G1 में सिंथेसिस होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एस में होता है, कुछ सेल ऑर्गेनिल G2 में सिंथेसिस होते हैं। तो ये सारे इवेंट जो हैं कोऑर्डिनेशन में होते हैं ताकि आप सेल डिवीजन करेक्ट कर सकें। टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटर वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल। बच्चों प्रोजेनी सेल का मतलब है आप जो दो डॉटर सेल बना रहे हो कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम का मतलब है कि इसके अंदर डीएनए का अमाउंट जो डॉटर सेल में है, डीएनए का अमाउंट जो डॉटर सेल में है वो आपका इक्वल होना चाहिए किसके, पेरेंट सेल के, पेरेंट सेल के। तो बच्चों hence to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of daughter cell containing intact genome। तो सारे इवेंट रैंडम नहीं होते, सीक्वेंस में होते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन वे में होते हैं, ताकि अबे इतना सही तो है ब्राइटनेस, क्या ब्राइटनेस कम करूं? हर चीज पर अगर इस तरीके से नौटंकी करोगे, नखरे करोगे तो तुम क्या सिलेक्शन निकालोगे बे? हैं? तेरे पास किताब नहीं है, अगर तुझे कहीं पर हल्की सी ब्राइटनेस कम लग रही है तो अपनी किताब खोल ले, वहां पर देख ले, बैठा हुआ है कंप्लेनिंग मोड पे है। इतनी सारी चीजें दे रहा हूं, उसके बाद कह रहे हैं ब्राइटनेस कम कर लीजिए। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। गॉड ब्लेस यू। क्या आदमी है यार, कैसे आदमी हो तुम, हैं? कैसे आदमी हो? 580 590 वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दोबारा तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें ब्राइटनेस? अरे यार क्या आदमी हो यार,
अरे तुम्हें बस किताब नहीं है ब्राइटनेस, भाई जो कंटेंट दे रहा हूं उसके ऊपर बात कर यार, जो कंटेंट तेरे को दे रहा है तेरा अंकल यार उसके ऊपर बात कर। यू आर टॉकिंग अबाउट ब्राइटनेस, कम ऑन गाय, गिव मी अ ब्रेक। कैसा आदमी है यार, लिचड़ आदमी है तू तो यार, क्या आदमी है। एनसीईआरटी की इन 4 लाइन को समझाने के लिए तेरे अंकल ने जान लगा के कंटेंट दिया, बट you are not talking about the dedication, hard work and the content I am providing, but you are saying brightness. Come on man, come on, come on। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक की लाइन आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। The sequence of event by which, 3 घंटे की मूवी तो देख लेगा जाके वहां पर तेज ब्राइटनेस में। The sequence of event by which cell duplicates its genome, जीनोम का मतलब है डीएनए, synthesize the other constituent of cell, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल का मतलब है सेल ऑर्गेनेल, एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, इसका मतलब है एम फेज, और इसे कहते हैं सेल साइकिल। अबे मैं मास्टर हूं, मैं टीचर हूं यार, मैं यहां बैठ जाऊं अब रिमोट लेके ब्राइटनेस और ये करूं, क्या आदमी है। ऑल्दो सेल ग्रोथ in terms of cytoplasm increase is a continuous process, क्योंकि सेल ग्रोथ G1 में भी है, S में भी है, G2 में भी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, उस वन स्पेसिफिक स्टेज का नाम है एस फेज, एस फेज। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से मतलब है डीएनए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 डॉटर न्यूक्लियस में। ये 2 डॉटर न्यूक्लियस कहां होंगे, डॉटर सेल में होंगे, बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट का मतलब है कैरियोकाइनेसिस, और फिर है आपका साइटोकाइनेसिस, और ये सारे इवेंट जीन्स के कंट्रोल में होते हैं। बच्चों पूरा का पूरा पैराग्राफ उधेड़ के रख दिया, अगर फील आ गया तो एक बार अपने सर के सम्मान में फिर से यस लिख दीजिए। मैं क्या मांगता हूं आपसे, यस नो ही तो मांगता हूं यार, एक रफ्तार में यस आना चाहिए हमारे सम्मान में। अब तुम एकदम फील हुआ होगा चैप्टर, एकदम घुस गए हम चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा, अब तुम्हें एकदम फील करा देंगे। आज की क्लास जिम्मेदारी है, ठीक है, आज की क्लास जिम्मेदारी है बेटा, ठीक है। और जब जिम्मेदारी होती है ना, जब खेल बड़ा होता है तो छोटी मोटी बातें नहीं करते, ब्राइटनेस कंटेंट की बात करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जिम्मेदारी है आज का खेल। ले एक जिम्मेदारी तू निभा। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट इन फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्यू नहीं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत हुआ। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली डीएनए रेप्लिकेशन अकर बट नॉट सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ भी होती है बट ऑल्सो सेल ग्रोथ, ये भी गलत हुआ। सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ अकर रैंडम, रैंडम नहीं होता, कोऑर्डिनेशन में होता है, ये भी गलत हुआ। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटीन्यूअस नहीं कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी गलत हुआ। डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, जिसको बोलते हैं एस, ये आपका सही है।
रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मतलब डीएनए की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट टू टू डॉटर न्यूक्लियस बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट एंड दिस इवेंट अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। ये आपका सही है, मतलब आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आ गया, समझ आ गया भाई, भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया, तुम्हारे आंसर की रफ्तार बता रही है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसा कॉन्सेप्ट लेके जाओगे ना भाई, मम्मी पापा को बोलोगे जाके, मम्मी क्या क्या दिया है मां, क्या कॉन्सेप्ट दिया है, और स्लोली स्लोली ग्रेजुअली दिया, धीरे धीरे दिया। बात हुई थी प्रॉपर्टी के बंटवारे की, तू देखते जाना भाई, देखते जाना, देखते जाना। 1 घंटा सोचा है भाई कि किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करना है। ऐसे थोड़ी ना है यार, ऐसे थोड़ी ना फील आता है, ऐसे थोड़ी ना आता है बाबा, ऐसे नहीं आता। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। अब अगर मैंने, अब हम क्या लिखेंगे, अब आप लिखोगे एक नोट, अब आप एक लिखोगे नोट, और मेरे ध्यान से समझना, ध्यान से फोकस करना। अब आप एक नोट डालोगे, ठीक है, आपने डेफिनेशन बना ली सेल साइकिल की, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आप एक नोट डालोगे, नोट में क्या करेंगे हम सर, देखते जाओ क्या करेंगे। मान ले ये तेरे पास एक सेल है, ठीक है सर, ये मेरे पास एक सेल है, इस सेल का नाम है पेरेंट सेल, ठीक है सर। ये पेरेंट सेल सबसे पहले कहां गई सर, जीवन में गई, जीवन के बाद कहां गई सर, जीवन के बाद एस में गई, एस के बाद कहां गई सर, एस के बाद G2 में गई, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर क्या बोला सर, इन तीनों को मिलाकर आपने बोला था इंटरफेस, ठीक है सर, आपने बोला था इंटरफेस, जिसमें से एस में हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन, एस में हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद आपने कहा कि 2 सेल बनी, बिल्कुल सही। इसके बाद आपने कहा 2 सेल बनी, मैंने इस फेस को क्या कहा था सर, इस फेस को आपने कहा था एम फेस, एम फेस। अब क्या होता है सर, अब क्या होता है, अब ये सेल वापस से इंटरफेस स्टार्ट करेगी, ये सेल दोनों की दोनों वापस से कहां जाएंगी, जीवन में जाएंगी। उसके बाद ये दोनों की दोनों सेल वापस से कहां जाएंगी, एस में जाएंगी। इस तरीके से दुनिया चलती रहती है, ये वापस से कहां जाएगी, G2 में जाएगी, और उसके बाद ये सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी, और ये सेल भी डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी, जिसको आप, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरफेस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एमफेस। तू तो मुझे बस एक चीज बता दे, तू तो मुझे बस एक चीज बता दे, क्या बता दूं सर, 2 एमफेस के बीच में क्या आता है, 2 एमफेस के बीच में क्या आता है, ये लिख के बता, एनसीईआरटी में पूछा है, एनसीईआरटी में पूछा है, 2 एमफेस के बीच में क्या आता है, बता दे मुझे, 2 एमफेस के बीच में क्या आता है, बता दे। 2 एमफेस के बीच में क्या आता है, 2 एमफेस के बीच में क्या आता है सर, 2 एमफेस के बीच में आता है इंटरफेस। तो ये सर ने क्यों बताया, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन है, क्या लाइन है, पढ़ के बोल देता हूं, पढ़ के बोल देता हूं, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन 2 एमफेस, ये लाइन है, इंटरफेस
रिप्रेजेंट द फेस, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू एम फेस। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए नोट डाल के आपको ये चीज मैंने आपको बताई कि दो एम फेस के बीच में इंटरफेस आता है, दो एम फेस के बीच में इंटरफेस आता है और ये ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती हैं, फिर वापस से इंटरफेस आ जाएगा, फिर वापस से एम फेस आ जाएगा। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। तो यहां की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब एनसीईआरटी की दूसरी हेडिंग है फेज ऑफ सेल साइकिल। अब एनसीईआरटी में दूसरी हेडिंग है फेज ऑफ सेल साइकिल, फेज ऑफ सेल साइकिल। तो बच्चों सेल साइकिल का मतलब क्या है? इंटरफेस प्लस एम फेस, इंटरफेस प्लस एम फेस को बोलते हैं सेल साइकिल, पूरे को बोलते हैं सेल साइकिल। तो हर ऑर्गेनिज्म का, हर सेल का सेल साइकिल का ड्यूरेशन फिक्स रहेगा, जो टाइमिंग है वो फिक्स रहेगा या वेरी करेगा? बताइए। मेरी सेल साइकिल का जो टाइम है, ईस्ट की जो सेल साइकिल का टाइम है, सबकी सेल साइकिल का ड्यूरेशन सेम रहता है या वेरी करता है? लिख के बताइए, लिख के बताइए। तो जो ड्यूरेशन है, किसका ड्यूरेशन? सेल साइकिल का। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, बहुत बढ़िया। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम सेल टू सेल और organism to organism, organism to organism वेरी करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो ह्यूमन सेल है, एक टिपिकल ह्यूमन सेल है, ह्यूमन का मतलब हो गया आपका एक यूकैरियोट सेल, इसमें सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स है, 24 आवर्स है। किसका ड्यूरेशन? सेल साइकिल का ड्यूरेशन, जिसमें से 24 आवर में से 23 आवर्स ये क्या करती है? 23 घंटे ये किस में रहती है? 23 घंटे हमारी सेल इंटरफेस में रहती है और 1 घंटा 1 आवर ये एम फेस में रहती है। कहां रहती है? एम फेस में रहती है। तो सेल साइकिल के अंदर आपके दो फेस होते हैं, एक इंटरफेस और एक एम फेस। सेल साइकिल के अंदर आपके दो फेस होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सेल साइकिल के अंदर द सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेस, तो सेल साइकिल के अंदर आपके दो फेस होते हैं, एक इंटरफेस और एक होता है एम फेस। एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेस। तो सेल साइकिल के अंदर आपके अगर कोई पूछे कि कितने फेस होते हैं, तो बच्चों सेल साइकिल में आपके 2 फेस होते हैं। तो सेल साइकिल में आपके कितने फेस हैं? सेल साइकिल में 2 फेस होते हैं,
एक को बोलते हैं इंटरफेस, एक को बोलते हैं एम फेस। इंटरफेस जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग होता है, एम फेस डिवाइडिंग होता है। इंटरफेस लॉन्ग टाइम सेल इंटरफेस में रहती है और कम समय के लिए एम फेस में रहती है। सेल करीब 95% से ज्यादा टाइम इंटरफेस में निकालती है और करीब 5% या मैं कहूं 5% या मैं कहूं लेस देन 5%, करीब 5% या मैं कहूं लेस देन 5% सेल एम फेस में निकालती है। तो इंटरफेस में सेल अपनी जिंदगी का 95% टाइम निकाल देती है। 95% या उससे ज्यादा टाइम सेल को इंटरफेस में लगता है और एम फेस में 5% या उससे कम लगता है। एम फेस के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, एक को आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस और फिर होता है साइटोकाइनेसिस। तो ह्यूमन सेल का ड्यूरेशन है 24 आवर्स और उसके बाद आप नोट डाल के लिखेंगे जो ईस्ट होता है फंगस, ईस्ट मतलब है आपका फंगस। तो फंगस डिवाइड करता है 90 मिनट्स में। तो ईस्ट जो है वो आपका डिवाइड करता है 90 मिनट्स में। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है, जिसमें से 23 घंटे इंटरफेस में निकल जाते हैं। 10 9 4 ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। G1 में 10 घंटे, S में 9 घंटे और G2 में 4 घंटे। 10 घंटे 9 घंटे 4 घंटे, 10 घंटे 9 घंटे 4 घंटे, 10 9 4 हो गई 23, 10 9 4 हो गए आपके 23। ठीक, ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। यहां तक की पढ़ाई नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसकी एनसीईआरटी लगाते हैं। डन, ठीक है, डन। आ जाइए। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को एक्सप्लेन किया है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल को हम ग्रो करा रहे हैं लैब के अंदर, कल्चर मतलब लैब के अंदर। These cells divide once in every 24 hours. These duration of cell cycle vary from organism to organism, from cell to cell. Yeast can progress through the cell cycle in only 90 minutes. The cell cycle divides into two phases, interphase and M phase. अभी इस डायग्राम पे भी आएंगे हम। अभी ये प्रोफेस मेटाफेस ये सब की बात होगी। एम फेस को प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। एम देखिए पहले है G1, फिर है S, फिर है G2, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, इसमें 10 घंटे मान लीजिए, इसमें 9 घंटे, इसमें 4 घंटे। तो 10 9 4 कितने हो गए? 23 आवर्स हो गए। और 1 घंटा लगेगा एम फेस के अंदर। एम फेस में पढ़ेंगे हम प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो ये जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और ये है तेरा साइटोकाइनेसिस। ये क्या है ये भी बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा।
ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अभी हम वहां पर आपके नहीं पहुंचे हैं। तो जब मैं आपको, पहले तो मैं आपको इंटरफेस पढ़ाऊंगा, बाद में एम फेस पढ़ाऊंगा। अभी तो हम इंटरफेस का डिटेल पढ़ेंगे, G1S और G2 का डिटेल पढ़ेंगे। एम फेस में कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, ये तो बाद की बात है बेटा, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है। एम फेस में कैरियोकाइनेसिस डिवाइड होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये तो बाद की बात है। चलिए, टिपिकल यूकैरियोट सेल इन ह्यूमन सेल डिवाइड ट्वाइस, ट्वाइस नहीं, एक बार डिवाइड करती है 24 आवर्स में। गलत हो गया। ड्यूरेशन ऑफ सेल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट नॉट, नहीं, बट ऑल्सो सेल टू सेल। ईच सेल ड्यूरेशन इज 90 आवर्स, 90 आवर्स नहीं, 90 मिनट। सेल साइकिल डिवाइड इनटू टू फेज, इंटरफेस एंड एम फेज। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी हो चुका है। एम फेस रिप्रेजेंट द फेस when the actual cell division or mitosis occur. Interphase represents phase between two successive M phase. इस लाइन को समझाने के लिए तुम्हारे सर ने इतना चीज आपको समझाई। इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू एम फेस, टू एम फेस। It is significant to note that in the 24 hours average duration of cell cycle of human cell, cell division proper lasts for only about an hour. मतलब सेल डिवीजन जो होता है एम फेस, वो लास्ट के 1 घंटे में होता है। तो 23 घंटे क्या करती है सेल? 23 घंटे सेल इंटरफेस करती है। इंटरफेस मोर देन 95% सही है। ह्यूमन सेल डिवाइड लास्ट फॉर 1 आवर इन 24 आवर्स सही है। एम फेस व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोसिस अकर, इंटरफेस रिप्रेजेंट द बिटवीन टू एम फेस, ये भी आपका सही है। तो बताइए आंसर क्या जाएगा? जब सारे सही हो तो आंसर जाता है ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया अजी, बहुत बढ़िया। आ जाओ। एम फेस स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, जहां पर करस्पॉन्डिंग टू दी सेपरेशन ऑफ टू डॉटर क्रोमोसोम, टू डॉटर क्रोमोसोम। तो ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे थे जिनमें एक एक डीएनए था, ये जो आपको दिख रहे हैं एक क्रोमैटिड वाले, इन्हीं के लिए वर्ड लिखा है डॉटर क्रोमोसोम। इन्हीं को बोला है डॉटर क्रोमोसोम, इन्हीं को लिखा है डॉटर क्रोमोसोम। जो डीएनए का अमाउंट आप डबल करके लाए थे, जो डीएनए का अमाउंट आप डबल करके लाए थे, कैरियोकाइनेसिस के थ्रू आप उनको बराबर बराबर बांटोगे। ये देखिए कैरियोकाइनेसिस, कैरियो, और एम फेस का एंड क्या है? एम फेस का एंड है साइटोकाइनेसिस। ठीक, यहां तक मैंने आपको बता दिया है। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेस बोलते हैं क्योंकि इस टाइम सेल डिवाइड नहीं करती। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ में बता चुका हूं, डीएनए रेप्लिकेशन में बता चुका हूं, और ये सारे इवेंट आपके ऑर्डर में होते हैं। तो इंटरफेस रेस्टिंग फेस है। इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, G1, S एंड G2। तो बच्चों इंटरफेस रेस्टिंग फेस क्यों है? क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करती, सेल डिवीजन की तैयारी करती है, सेल अपने कंटेंट को डबल करती है। बच्चों भाई आपको, अच्छा, एम फेज स्टार्ट विथ साइटोकाइनेसिस, नहीं, स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस और एंड विथ साइटोकाइनेसिस। गलत हुआ।
इंटरफेस रेस्टिंग फेस, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। डी। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ अब लिख दीजिए, सब सही है तो नो लैग लिख दीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब लिख दीजिए नो लैग। अब ठीक है तो लिख दीजिए फटाफट नो लैग, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सही है, कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास एयरटेल जिंदाबाद। ठीक है, हमारे पास एयरटेल भी है ना। वायर निकालेंगे, 3-4 मिनट लगेगा और एयरटेल की घुसा देंगे, जियो की निकाल के एयरटेल की घुसा देंगे। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास दो दो इंटरनेट है। 3-4 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, एयरटेल की घुसा दी जाएगी, जियो की निकाल के एयरटेल की घुसा दी जाएगी। हाँ चलिए, ये आपका हो गया है। अब क्या करेंगे, अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग डलेगी वो डलेगी इंटरफेस। अब एक टेबल बनेगा, अब आपका क्या बनेगा, टेबल बनेगा। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग डलेगी वो डलेगी इंटरफेस। इंटरफेस, तो इंटरफेस कैसा फेस था, इंटरफेस आपका रेस्टिंग फेस है। रेस्टिंग फेस है, क्यों, क्योंकि सेल इज नॉट डिवाइडिंग, सेल इज नॉट डिवाइडिंग बट cell is preparing for division। इसलिए इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं और इंटरफेस को एक्टिव फेस भी बोलते हैं। एक ही चीज के दो दो नाम, उसको रेस्टिंग फेस भी बोल रहे हैं और उसको एक्टिव फेस भी बोल रहे हैं। एक्टिव इसलिए बोल रहे हैं, सेल इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज, सेल इज कॉन्टिन्यूसली, सेल इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज। या सिंपल लिखो, एक्टिव फेस क्यों बोल रहे हैं, सेल इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज, continuously synthesize its content, मतलब सेल ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल हो रहा है। तो सेल रेस्टिंग क्यों बोला, रेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि सेल आपकी डिवाइड नहीं कर रही है। और एक्टिव फेस क्यों बोला, क्योंकि सेल कॉन्टिन्यूसली चीजों की सिंथेसिस कर रही है। और इंटरफेस डिवाइड होता है, इंटरफेस डिवाइडेड इनटू 3 फेस, डिवाइडेड इनटू 3 फेस। कौन कौन से 3 फेस हैं, एक का नाम है G1, एक का नाम क्या है G1, एक का नाम है S, एक का नाम है G2। G1 को बोलते हैं गैप 1, S को बोलते हैं गैप 2, G2 को बोलते हैं गैप 2 और इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेस। अब एक टेबल बनेगी, G1, S और G2 के बीच में डिफरेंस और लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे कैरेक्टर, लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे कैरेक्टर। अब एक टेबल बनेगी, पहले मुझे टेबल बनाने देना फिर तुम बनाना, G1, S, G2। अब एक टेबल बनेगी G1, S, G2 और लेफ्ट में होगा कैरेक्टर और तीनों में हम करेंगे कंपेयर। होगी छुट्टी, रिवीजन प्लानर लेके जाना। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को सेल साइकिल के साथ साथ किस तरीके से आपको याद रखना है
रिवीजन प्लानर लेके जाना पूरा का पूरा, भागना मत, ठीक है, किस तरीके से आपको वो करना है, ठीक है। हाँ वो हल्का सा हुआ था, ये हल्का फुल्का चलता है, ये बीच में हल्का सा हुआ उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हल्का फुल्का हुआ वो चलता है। अब ठीक है ना, अब लिख दो नो लैग, अब लिख दो नो लैग। इतनी में अपन एयरटेल नहीं घुसाएंगे, है ना, इतने में हम एयरटेल नहीं घुसाएंगे। देखो मैं तुम्हें एयरटेल का वायर दिखाता हूं, है ना, वो तब घुसाएंगे जैसे उस दिन हुआ था, जैसे उस दिन हुआ था। ये देखो, ये हम तब घुसाएंगे जैसे उस दिन हुआ था, अभी तो थोड़ा ही हुआ है, अभी नहीं घुसाएंगे। इतना तो चलता है, हल्का फुल्का ये सब तो चलता है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, ठीक है भाई। इतना सीरियस मास्टर पढ़ाता है पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत बीच बीच में चलता है। तो एयरटेल हम तब घुसाएंगे जैसे उस दिन हुआ था, अभी नहीं घुसाएंगे। चलिए अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये लाइन खींची, ये रहा आपका जीवन, है ना, ये रहा आपका जीवन, ये रहा आपका एस, और ये रहा आपका G2, ठीक है। चलिए फटाफट आइए, यहां पर लिखिए G1, यहां S, और यहां लिखिए G2, और यहां लिखेंगे हम कैरेक्टर। अब आप आंसर देंगे, मैं आंसर नहीं दूंगा, अब आप आंसर देंगे। बताइए मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां होती है, बताइए मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां होती है, आप बताएंगे। अब मैं आपसे से कम 15 क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे 15 के 15 आंसर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस G1 में होती है, S में क्रॉस लगाइए, G2 में क्रॉस लगाइए, पहला डिफरेंस आपका हो गया। आज की क्लास जिम्मेदारी है, घबराना मत, एयरटेल का वायर लेके बैठा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी की सिंथेसिस कहां हुई, बताइए कहां हुई, क्या G1 में हुई, क्या S में हुई, नहीं G2 में हुई। कहां पर हुई, G2 में हुई। ये लीजिए दूसरा डिफेंस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कहां हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन, पहली चीज तो न्यूक्लियस में हुआ, कहां हुआ, कहां हुआ, G1 में नहीं, S में यस, G2 में नहीं। ये लो, आधा घंटा लगा के टेबल भरेंगे। अच्छा लैग हो रहा है, रुक जाओ, मैं मैं वायर मैं वायर ही लगा देता हूं, है ना, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, 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 अरे हेलो, अबे होल्ड पे क्यों रख दिए मेरे भाई, भाई होल्ड पे क्यों रखा है। हेलो, हेलो, हाँ मैं एयरटेल का वायर घुसा रहा हूं, तो 1 मिनट के लिए स्ट्रीमिंग रुकेगी, उसको फिर ऑन कर देना, ठीक है। चलो मैं एयरटेल का वायर घुसा रहा हूं।
कर दिया, कर दिया, कर दिया। यार आप तो, तुम तो क्लास की ऐसी की तैसी कर दोगे भाई। देखना चालू है ना क्लास। तो स्ट्रीमिंग ऑफ नहीं हुई क्या? स्ट्रीमिंग ऑफ क्यों नहीं हुई? वो स्क्रीन कहाँ गई बच्चों की वो? हाँ, तो स्ट्रीमिंग ऑफ क्यों नहीं हुई? मैंने वायर हटाया तो स्ट्रीमिंग तो ऑफ होनी चाहिए थी ना। अच्छा, तो मेरे को लगा मैंने वायर घुसाया तो वापस से वो होना चाहिए था। दूसरा वायर डाला तो उस टाइम तो क्लास बंद हो जानी चाहिए थी, ऐसे बंद नहीं होती। तो अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाती है। चलो बाद में जानूंगा क्या होता है, अभी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ भैया, तो अब कोई नो लैग नहीं है तो लिख दीजिए नो लैग, है ना। फटाफट सब लोग लिख दीजिए नो लैग। लिख दीजिए एयरटेल ओपी। लिख दीजिए एयरटेल ओपी। अब तो दो दो इंटरनेट है बेटा, जरूरत पड़ी तो तीसरा भी लगवा देंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी बेटा। उस दिन जो हुआ था ना, उस दिन के बाद से फिर मैंने कहा कि भाई दो इंटरनेट तो मिनिमम होने चाहिए। जरूरत पड़ेंगे तो तीसरा बीएसएनएल भी लगा देंगे बेटा, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी, है ना। शाबाश। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रियोल, अरे एयरटेल ओपी। सालो, कभी रुपेश सर के लिए भी ओपी लिख दिया करो। इतनी सारा एयरटेल के लिए ओपी लिख रहे हो, हम यहां जान लगा के पढ़ाए तुम्हें, है। लिखो रुपेश सर ओपी। अंकल मत लिखना, लिखो रुपेश सर ओपी। लिखो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां था? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में था, ठीक है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म था। तो G1 में नहीं है, S में है, और G2 में नहीं है, ठीक है। G2 में नहीं है, ठीक। ये आपका हो गया है, ठीक है। ये आपका, हाँ ये हुई ना बात। शाबाश, थैंक यू भाई। अरे मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, है ना, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो बहुत प्यार करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, है ना। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, थोड़ा सा हंसी मजाक में मैंने कहा लिखवा लेते हैं। अरे तुम्हारा प्यार मैं जानता हूँ यार, इधर है। ये इधर दिल में है यार। मैं जानता हूँ, है ना। हाँ, चलिए। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया था। हिस्टोन प्रोटीन, जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होगी। तो कोई आपसे पूछे कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होगी, तो एस फेस में होगी। याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी आपकी एस फेस में होगी। अब आपसे कोई पूछे कि सिंथेसिस फेस कौन सा है, सिंथेसिस फेस कौन सा है, तो सिंथेसिस फेस होता है एस। सिंथेसिस फेस होता है आपका एस। तो अगर एस फेस सिंथेसिस है तो लिख के बताइए प्री सिंथेसिस कौन सा होगा। प्री सिंथेसिस कौन सा होगा? प्री सिंथेसिस फेस कौन सा होगा? प्री मतलब पहले। अगर एस फेस सिंथेसिस है तो प्री सिंथेसिस कौन सा होगा? प्री सिंथेसिस होगा G1। प्री सिंथेसिस होगा G1। तो फिर पोस्ट सिंथेसिस भी बता दीजिए। पोस्ट सिंथेसिस भी बता दीजिए। पोस्ट सिंथेसिस कौन सा होगा? पोस्ट सिंथेसिस कौन सा होगा? पोस्ट सिंथेसिस होगा G2। बहुत बढ़िया, पोस्ट सिंथेसिस होगा G2। पोस्ट सिंथेसिस होगा G2। अब एक डिफिकल्ट पूछता हूं,
बताइए प्री माइटोटिक फेस कौन सा होगा? प्री माइटोटिक, माइटोटिक मतलब माइटोसिस, प्री माइटोटिक फेस ये बताइए माइटोसिस से जस्ट पहले कौन सा होगा? माइटोसिस से जस्ट पहले तो G2 होगा, माइटोसिस से पहले तो G2 होगा। और इससे डिफिकल्ट पूछता हूं, इससे डिफिकल्ट पूछता हूं, इससे डिफिकल्ट पूछता हूं, इससे डिफिकल्ट पूछता हूं, माइटोसिस के बाद कौन सा होगा? पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा? पोस्ट माइटोटिक बताइए, पोस्ट माइटोटिक। ये था प्री माइटोटिक, ये रहा प्री माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा? माइटोसिस के बाद पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा? पोस्ट माइटोटिक कौन सा होगा? आप चाहो तो यहां मत लिखो, यहां मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए आपसे पूछा, आप वहीं पे लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि माइटोसिस के बाद पोस्ट माइटोटिक फेस क्या होगा, तो पोस्ट माइटोटिक होगा जीवन। बहुत बढ़िया, ठीक। जीवन में था 10 घंटे था, यहां 9 घंटे था करीब, यहां 4 घंटे था। तो भैया इन तीनों में सबसे लंबा टाइम था जीवन में, फिर कम था एस में, फिर था G2 में। तो हमने ये डिफरेंस पढ़े। अभी और भी डिफरेंस है। अब आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या आया? माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या आया? माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या आया? डिफिकल्ट क्वेश्चन। माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में क्या आया? बताइए। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ये, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हुई ना बात, बोला था ना कि आज की क्लास जिम्मेदारी है, बोला था ना जिम्मेदारी है भाई, निभाएंगे निभाएंगे, बोला था ना। हंस सकते हो अब हंस सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हंस सकते हो। तो इंटरवल बिटवीन, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में आपका जाएगा जीवन, आपका जाएगा जीवन, आपका जाएगा जीवन। अब ये डिफरेंस पूरे नहीं हुए हैं, हम इसको फिर से कॉपी करते हैं। कॉपी करके कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा से टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमने दोबारा से टेबल बनानी है, ये हमने फिर से वैसे ही टेबल बनानी है। ये रहा G1, ये रहा S और ये रहा G2। ये है कैरेक्टर, ये है G1, ये है S, ये है G2 और यहां है आपका कैरेक्टर, यहां है आपका कैरेक्टर। चलो अब डीएनए का अमाउंट की बात करते हैं, डीएनए के अमाउंट की बात करते हैं। तो अगर कोई पेरेंट सेल आई, अगर कोई पेरेंट सेल आई, उसमें डीएनए का अमाउंट 2C है, तो G1 में कितना था? 2C था। S में कितना था? 4C था। और G2 में कितना था? 4C था। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के नंबर की, अब बात करते हैं क्रोमोसोम के नंबर की। अगर कोई पेरेंट सेल आई,
उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 10 है। अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर, अरे दीवाने इधर देखना, 2n इज इक्वल टू 10 है, तो G1 में भी 2n 10 है, S में भी 2n 10 है, और G2 में भी 2n 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लिख लेना बड़ा बड़ा, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आता, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आता। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म कहां हुई? G1 में भी हुई, S में भी हुई, और G2 में भी हुई। तीनों में हुई, तीनों में हुई। एक और चीज है, इसको भी आप लिख लेना, सेल ग्रोथ आपकी तीनों में हुई। प्रोटीन याद करिए, एक प्रोटीन था जिसका नाम था ट्यूबलिन। ट्यूबलिन प्रोटीन, प्रोटीन ट्यूबलिन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता है जिसका नाम है ट्यूबलिन। इसकी सिंथेसिस होती है G2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार नीट में पूछा है कि प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, तो आप बोलेंगे G2। तो अगर कोई आपसे पूछे जनरल कि आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कहां होती है, तो भाई तीनों में होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है। ठीक, यहां बनते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यहां बनते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और यहां बनते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस तीनों के अंदर आपकी होती है। बच्चों यहां तक पूरा का पूरा फील हुआ, एकदम कॉन्सेप्ट अंदर तक गया, पूरा का पूरा फील हुआ, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फील हुआ तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो पैकेजिंग के टाइम बताए थे, एसिडिक प्रोटीन, पूरा एक बार, क्योंकि हमारा सम्मान बने रहना भी जरूरी है। आई एम योर अंकल। ठीक है, तो ये अंकल, बिग ब्रदर, अरे दीवाने, मजाक में बोलता हूं, इसको कभी अदरवाइज और वो मत लेना। ठीक है, अगर जज करना है तो कंटेंट के बेस पे करना बस, और किसी बेस पे मत करना। आई एम 37 ईयर ओल्ड। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब आजा आजा, G1 फेस। देखो, अगर कोई पूछे सेल एक्टिव कहां है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव कहां है, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव कहां है, तो भैया सेल एक्टिव तीनों में है। ठीक है, सेल आपसे पूछे एक्टिव कहां है, एक्टिव का मतलब है वो चीजों की सिंथेसिस कर रही है, वो G1 में भी है, S में भी है, और G2 में भी है। तीनों में वो एक्टिव है, तीनों में वो एक्टिव है, सिंथेसिस तीनों में कर रही है। G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow कर रही है, G1 से S से G2, but doesn't replicate its DNA, क्योंकि DNA का replication होता है S phase में।
S phase mark the period during which DNA synthesis or replication take place. During this time the amount of DNA per cell double. अगर शुरू में डीएनए का अमाउंट है 2C तो वो S फेज में हो जाएगा 4C। अगर शुरू में किसी पेरेंट सेल में 2C है, अगर शुरू में किसी पेरेंट सेल में 2C है, अगर शुरू में किसी पेरेंट सेल में 2C है तो S में हो जाएगा 4C। S में हो जाएगा 4C। देर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। अगर सेल में 2n नंबर है क्रोमोसोम के तो भाई जीवन में इवन आफ्टर S नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे। 2n 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 10 10 10 10 क्रोमोसोम का नंबर सेम है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है। इन एनिमल सेल लास्ट ईयर पढ़ाया, सॉरी लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेंट्रियोल बताए थे एब्सेंट होते हैं कहां पर, प्लांट में। ड्यूरिंग द G2 फेज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत पसंद है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। मतलब सेल ग्रोथ जीवन में भी है, सेल ग्रोथ आपकी जीवन में भी है, एस में भी है, G2 में भी है, और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी को निभाना, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी को निभाना, इसको बोलते हैं जिम्मेदारी को निभाना। आ जाओ, दो इसमें पैराग्राफ है एनसीईआरटी में कि ये ब्राउन वाला है, ये तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। ये एक न्यूमेरिकल है ब्राउन वाला, ये मैं आपको बताता हूं अभी, ये मैं आपको बताता हूं अभी। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट सेल। नहीं, हमने तो अभी नहीं पढ़ा है। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। ये एक पेरेंट सेल है, ठीक, ये रही, ये पेरेंट सेल पहले G1 में गई, उसके बाद ये S में गई, और उसके बाद ये G2 में गई। अब इसने इसके बाद किया है M फेज। M फेज करने के बाद दो सेल बन गई, ये है M फेज। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। 16 क्रोमोसोम यहां है, 16 क्रोमोसोम यहां है। कैन यू टेल, यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल दी सेल हैव G1 फेज आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज? तो भैया यहां भी क्रोमोसोम 16 16 16 16, तो आपका M फेज में है 16। What will be the DNA content of cell at G1 after S and G2 if the content after M? अगर यहां पर डीएनए का कंटेंट 2C है तो बताइए G1 में कितना रहा होगा? यहां 4C रहा, यहां 4C रहा, यहां 2C रहा, और यहां 2C रहा। समझ में आया? यस लेख। समझ में आया तो यस लेख। कुछ क्लासेस मेहनत से सींची जाती हैं, कुछ क्लासेस इंक से सींची जाती हैं, कुछ क्लासेस पसीने से सींची जाती हैं। आज का लेक्चर खून से सींचा है। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें कितना मजा आ गया है, तुम्हें खुद पता है। क्यों कसम दी थी मैंने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना? सोचो अगर तुम लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी पढ़ते तो तुम्हें गस्त आ जाता, तुम्हें चक्कर आ जाते। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं थी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाई नहीं थी, हमने आपको एक अलग दुनिया दिखाई थी। आज अलग दुनिया दिखाई है। तो हर चीज का एक समय होता है, हर खेल एक जैसा नहीं होता। तुम चाहो कि सब सर पहली क्लास में दे दें, ऐसा नहीं होता।
दुनिया तुम्हारे और मेरे हिसाब से नहीं चलती, वक्त के हिसाब से चलती है। ठीक है, और वक्त से पहले ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। पंचायत सीजन 3, वक्त से पहले कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? आजा अब। अरे खेल शुरू हुआ है बाबा, खेल शुरू हुआ है, खेल शुरू हुआ है। आजा। अभी तो 3 मिनट है, आजा। जीवन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सही है। सेल एक्टिवली ग्रोन बट रेप्लिकेट डीएनए, जीवन के अंदर सेल एक्टिव होती है, ग्रो करती है, बट रेप्लिकेट डीएनए, बट नॉट रेप्लिकेट डीएनए, गलत हो गया। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अमाउंट इंक्रीज टू 4C इफ द इनिशियल अमाउंट इज 2C, बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर आफ्टर एस, सही है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन एज 2N, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, गलत हो गया। इन G2 सेल ग्रोथ स्टॉप, नहीं, सेल ग्रोथ G2 में भी होती है। तो आपका ई गलत हुआ, ये 2 आपके गलत हो गए। ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये गलत हुआ, ये सही है। इन G2 प्रोटीन आर सिंथेसाइज फॉर, ये आपका सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका जाएगा ऑप्शन सी, आपका जाएगा ऑप्शन सी, आपका जाएगा ऑप्शन सी। हा, अब सुनना, आराम से सुनना। कल क्या मिलेगा? कल मिलेगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 12 का, सब याद रहता है मुझे क्या क्या देना है, हैंड रिटन नोट्स, और आज का लेक्चर 2 का हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको कल दूंगा। ठीक, अभी रात में मैं नहीं लिखूंगा। अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूंगा मैं भी। ठीक है, तो ये आपको कल मिलेगा। ठीक, और DPP1 एंड DPP2 सेल साइकिल का वीडियो सॉल्यूशन एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ के भी कुछ DPP का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। ठीक है, लेक्चर 2 का हैंड रिटन नोट्स कल मिलेगा। DPP1 DPP2 सेल साइकिल का वीडियो सॉल्यूशन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ की DPP का सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 12 का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। ठीक, और वो 200 प्लस क्वेश्चन जो थे वो आपको मिलेंगे मंडे को, क्योंकि उसकी आंसर की मुझे तैयार करनी है। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन मेरे पास हैं PDF की फॉर्म में, बट आंसर नहीं लगे हैं। ठीक है, वो आपको मिलेंगे मंडे को। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, अरे हां, और कल आपको एक और चीज मिलेगी, रिवीजन लेक्चर, रिवीजन लेक्चर L2, रिवीजन लेक्चर मिलेगा आपको L2। बस जैसे जैसे बोलता जाऊंगा वैसे वैसे पढ़ाई करते जाना, सब मिलेगा। दिन देर सवेर हो सकती है, ये आपको सारा का सारा सामान कल मिलेगा। ठीक है, और आज आपको क्या करना है, आज आपको लेक्चर 2 में 1 घंटा लगाना।
ठीक है, 1 घंटे से तो पहले ही हो जाएगा। तुम लेक्चर 2 में 1 आवर लगाना। मैंने तुम्हें इस तरीके से पढ़ाया है कि तुम लेक्चर 1 अगर नहीं भी देखोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेक्चर 1 को 30 मिनट्स पढ़ना, ये आपको आज करना है फ्राइडे को। कल आप L1 से L5 एनसीईआरटी बूस्टर, सिर्फ थ्योरी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे। ठीक है, 1 घंटे में सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, नो नोट्स, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे कल 1 घंटे में। ये आपको कल करके आना है बिफोर क्लास। तो कल का दिन भारी है। ठीक है, कुछ भी करो, बिफोर क्लास ये तुम्हें करना है। तुम्हारे सर ने बोला है करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े करना है। बिफोर क्लास कर कर आओगे। और जब आप एनसीईआरटी बूस्टर पढ़ोगे उस टाइम जो लाइन आपको एनसीईआरटी की समझ नहीं आई, जो लाइन आपको एनसीईआरटी की समझ नहीं आई, उसी को समझने के लिए नोट्स खोलोगे। पूरी थ्योरी के लिए नोट्स नहीं खोलोगे, पूरा गोल्गी बॉडी नोट से नहीं पढ़ोगे। जो लाइन आपको एनसीईआरटी की पढ़ोगे समझ नहीं आई, उस लाइन का एक्सप्लेनेशन चुपचाप नोट्स को खोल के सिर्फ उसी पॉइंट को देखना और नोट्स बंद कर देना। ठीक है, ये आपको कल करना है। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, मैं पूरा फॉलो अप लूंगा, पूरे साल लूंगा। मैं बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी हूं। ठीक है, मस्त होके बैठना चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। तुम्हारे सर, तुम्हारे भाई, तुम्हारे अंकल, जो ठीक लगे लगा लेना। कल फिर आएंगे। ठीक है, एयरटेल जिंदाबाद थैंक यू भाई। एक और लगा लूंगा बीएसएनएल, पढ़ाई नहीं रुकेगी लेकिन। ठीक है, देखता हूं कितना लैग देता है, अपन और लगा लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, है ना। कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। एक फीडबैक जरूर देना आज के लेक्चर का, तबाही है आज का लेक्चर। कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक देना। रात में बैठ के मैं कमेंट पढ़ूंगा 1 बजे।